इमेजिन कीजिए कि आप एक रियल टाइम गेम इंजन या एक हाई थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के लिए कोर एग्जीक्यूशन शेड्यूलर डिजाइन कर रहे हैं। हर माइक्रोसेकंड दर्जनों दर्जनों थ्रेड वर्क आइटम्स जनरेट करते हैं, जैसे रेंडरिंग, कमांड बफर्स, फिजिक्स कैलकुलेशन, टिक्स, एआई बिहेवियर अपडेट्स और नेटवर्किंग पैकेट हैंडलिंग। कुछ टास्क को एक स्मूथ 60 फ्रेम्स पर सेकंड मेंटेन करने के लिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे टास्क डिस्क से हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स स्ट्रीम करना आराम से वेट कर सकते हैं। आप टास्क के लगातार बदलते सेट को कैसे मेंटेन करते हैं जिसमें डायनेमिकली नए टास्क इंसर्ट किए जा सके और लॉगरिदमिक टाइम में हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम को निकाला जा सके, और यह सब करते हुए मेमोरी एक्सेस को भी सुपर फास्ट रखा जा सके। आपका पहला इंस्टिंक्ट एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाने का हो सकता है, जिसमें नोड पॉइंटर्स, डायनेमिक एलोकेशंस और ट्री रोटेशन रूटीन्स शामिल हों। लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रामर्स के रूप में हम जानते हैं कि पॉइंटर चेसिंग कैशे मिस पेनल्टीज का एक आसान रास्ता है। इसके बजाय हम एक बाइनरी हीप का यूज करते हैं जो एक फ्लैट कॉन्टिग्यूअस डायनेमिक एरे एसटीडी वेक्टर के अंदर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को मॉडल करता है। आइए डिसेक्ट करते हैं कि ये लो लेवल लेआउट कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के हाई लेवल और लो लेवल टूल्स में महारत हासिल करते हैं और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए आपकी C++ इनट्यूशन को रीबिल्ड करते हैं। सेक्शन ब्रेक बाइनरी हीप्स अंडर द हुड फ्लैटनिंग ट्रीज इनटू कॉन्टिग्यूअस वेक्टर्स। एक बाइनरी हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एक मैक्स हीप में हर पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर देन या इक्वल टू वैल्यू रखता है। एक मिन हीप में हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन से लेस देन या इक्वल टू वैल्यू रखता है। जो चीज़ बाइनरी हीप को सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के लिए इतना सूटेबल बनाती है यह है कि इसमें किसी पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे नोड पॉइंटर लेफ्ट, नोड पॉइंटर राइट, क्योंकि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री लेफ्ट से राइट लेवल बाय लेवल भरा होता है। इसलिए हम बिना कोई खाली जगह छोड़े हर एलिमेंट को एक कॉन्टिग्यूअस ए में स्टोर कर सकते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टली एक फ्लैट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एरे जैसे कि एक C++ वेक्टर से मैप होता है। यह हायरार्किकल पेरेंट और चाइल्ड नोड्स और सीक्वेंशियल मेमोरी में उनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पोजीशंस के बीच के रिलेशनशिप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इंडेक्सिंग अरिथमेटिक ट्री एलिमेंट्स को अरे इंडिसेस 0, 1, 2 और इसी तरह n-1 तक सीक्वेंशियली लेआउट करके हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स को सीधे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस से मैप करते हैं। लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स लेफ्ट ऑफ i इक्वल टू 2i+1, राइट चाइल्ड इंडेक्स राइट ऑफ i इक्वल टू 2i+2, पेरेंट इंडेक्स पेरेंट ऑफ i इक्वल टू द फ्लोर ऑफ i-1 डिवाइडेड बाय 2। इंटीजर ट्रंकेशन का यूज करते हुए चलिए इसे एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। ऊपर दिए गए डायग्राम में इंडेक्स 1 को देखते हुए इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 टाइम्स 1 + 1 इक्वल टू 3 पर है, वैल्यू 30। इसका राइट चाइल्ड 2 टाइम्स 1 + 2 इक्वल टू 4 पर है, वैल्यू 40। इसका पेरेंट 1-1 डिवाइडेड बाय 2 के फ्लोर पर है, इक्वल टू 0, वैल्यू 90। क्योंकि बिट शिफ्ट्स और बेसिक एडिशंस सीपीयू द्वारा सिंगल क्लॉक साइकिल्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इसलिए चाइल्ड और पेरेंट पोजीशंस कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस होता है। फ्लैटन ट्रीज पॉइंटर ट्रीज को क्यों आउट परफॉर्म करते हैं, यह समझने के लिए कि यह अरे रिप्रेजेंटेशन रॉ पॉइंटर बेस्ड ट्रीज को क्यों डोमिनेट करता है, चैप्टर 5.4 में एसटीडी वेक्टर मेमोरी एलोकेशंस और हार्डवेयर सीपीयू कैशेज के बारे में हमारी डिस्कशन को याद करें। जब एक सीपीयू कोड एग्जीक्यूट करता है तो ये मेन मेमोरी से डेटा को L1, L2 या L3 हार्डवेयर कैशेज में 64 बाइट्स की लाइंस में लोड करता है। अगर आपके ट्री नोड्स हीप पर वाया न्यू नोड इंडिविजुअली एलोकेट किए गए हैं तो हर नोड पोटेंशियली एक कंप्लीटली रैंडम मेमोरी एड्रेस पर रहता है। पेरेंट से चाइल्ड को ट्रैवर्स करना सीपीयू को नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर पॉइंटर्स को चेस करने के लिए फोर्स करता है, जिससे फ्रीक्वेंट L1 कैश मैसेज होते हैं और एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस स्टॉल हो जाती हैं। यह डायग्राम डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए 2 मेमोरी लेआउट स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। पहला एक पॉइंटर बेस्ड ट्री नोड लेआउट है जो कैश हॉस्टाइल है, क्योंकि यह चाइल्ड नोड्स के लिए इंडिविजुअल पॉइंटर्स के साथ हीप पर नोड्स को रैंडमली एलोकेट करता है। दूसरा एक फ्लैट वेक्टर हीप लेआउट है जो कैश फ्रेंडली है, क्योंकि ये एलिमेंट्स को कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में टाइटली पैक करता है, जिससे L1, L2 और L3 कैश लाइंस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ट्री को एक कॉन्टिग्यूअस वेक्टर में फ्लैट करने से 0 पॉइंटर ओवरहेड मिलता है। आप हर नोड पर 16 बाइट्स का मेटाडेटा बचाते हैं, 64 बिट पॉइंटर्स अज्यूम करते हुए, जिससे आपका मेमोरी फुटप्रिंट कम हो जाता है। स्पेशल लोकेलिटी की वजह से
जब एल्गोरिदम इंडेक्स आई को रीड करता है तो आसपास के एलिमेंट्स, उसके चिल्ड्रन और सिबलिंग्स ऑटोमेटिकली सीपीयू कैशे लाइन में प्रीफेच हो जाते हैं। अमोर्टाइज्ड एलोकेशन कॉस्ट्स के बारे में जैसा कि हमने चैप्टर 5.4 में सीखा था, स्टैंडर्ड वेक्टर ग्रोथ के दौरान मेमोरी बफर्स को डबल करके अपनी कैपेसिटी को मैनेज करता है, जिससे टास्क इंसर्शंस के दौरान बार बार होने वाले एस कॉल ओवरहेड से बचा जा सकता है। इन्वेरिएंट्स को मेंटेन करना यानी शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन। जब किसी बाइनरी हीप को मॉडिफाई किया जाता है तो हमें इसके शेप इन्वेरिएंट, जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बने रहना चाहिए, और इसके हीप इन्वेरिएंट, जो कि पेरेंट वर्सेस चाइल्ड का ऑर्डर है, दोनों को मेंटेन करना होगा। इंसर्शन, शिफ्ट अप या परकोलेट अप। जब कोई आइटम ऐड करते हैं तो हम उसे वेक्टर के एंड में अपेंड करते हैं, जिससे शेप इन्वेरिएंट सेटिस्फाई हो जाता है। फिर हम नए आइटम को उसके पेरेंट से कंपेयर करते हैं। अगर नया आइटम हीप ऑर्डर को वायलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैक्स हीप में यह अपने पेरेंट से बड़ा है, तो हम उन्हें स्वैप कर देते हैं। हम इस प्रोसेस को ट्री में ऊपर की तरफ तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि इन्वेरिएंट रिस्टोर न हो जाए या आइटम इंडेक्स 0 तक न पहुंच जाए। यह O ऑफ लॉग n टाइम में ऑपरेट करता है। एक्सट्रैक्शन, शिफ्ट डाउन या परकोलेट डाउन। टॉप आइटम यानी इंडेक्स 0 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इंडेक्स 0 को वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करते हैं, फिर पॉप बैक का यूज करके वेक्टर को 1 से श्रिंक कर देते हैं। नया रूट एलिमेंट अब हीप इन्वेरिएंट को वायलेट कर सकता है। हम इसे इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करते हैं, इसे एक्सट्रीम चाइल्ड के साथ स्वैप करते हैं, जो कि मैक्स हीप में बड़ा चाइल्ड होता है, और ट्री में नीचे की तरफ तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि इन्वेरिएंट रिस्टोर न हो जाए। यह भी O ऑफ लॉग n टाइम में ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्यू के साथ टास्क शेड्यूलर बनाना। C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STAL कंटेनर एडाप्टर के रूप में स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्यू प्रोवाइड करती है। बाय डिफॉल्ट यह स्टैंडर्ड वेक्टर को रैप करता है और स्टैंडर्ड लेस ऑफ टी को इसके कंपैरेटर के रूप में यूज करके एक मैक्स हीप इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्लास सिग्नेचर कुछ इस तरह दिखता है। यह C++ डिक्लेरेशन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से एक प्रायोरिटी क्यू कंटेनर एडाप्टर को डिफाइन करता है। यह स्पेसिफाई करता है कि क्यू अपने एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। स्टोरेज के लिए एक स्टैंडर्ड वेक्टर पर डिफॉल्ट होता है और एलिमेंट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्डर करने के लिए लेस देन कंपैरिजन का यूज करता है, ताकि लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा टॉप पर एक्सेसिबल रहे। चलिए एक कंप्यूट सिस्टम के लिए रियल वर्ल्ड टास्क शेड्यूलिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। हम एक टास्क स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिसमें प्रायोरिटी लेवल, एग्जीक्यूशन डेडलाइन और टास्क नेम जैसी मेटाडेटा होगी। यह C++ स्ट्रक्चर शेड्यूलिंग के लिए एक सिस्टम टास्क डिफाइन करता है। यह स्ट्रिंग्स, डायनेमिक एरेज, प्रायोरिटी क्यूज और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता है। यह डेटा स्ट्रक्चर एक टास्क को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक प्रायोरिटी रेटिंग, शेड्यूलिंग टाइज को रिजॉल्व करने के लिए मिलीसेकंड्स में एक डेडलाइन थ्रेशोल्ड और काम का एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अप्रोच 1 कस्टम कंपैरेटर फंक्टर STD: प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऑर्डरिंग को कस्टमाइज करने के लिए हम एक डेडिकेटेड फंक्शन ऑब्जेक्ट यानी फंक्टर लिख सकते हैं। चैप्टर 9.4 से फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के हमारे डीप डाइव को दोबारा याद करें तो एक फंक्टर एक क्लास या स्ट्रक्ट होता है जो कॉल ऑपरेटर पैरेंथेसिस को ओवरलोड करता है। इंपॉर्टेंट डिटेल C++ में STD: प्रायोरिटी क्यू के लिए कंपैरेटर को एक स्ट्रिक्ट वीक ऑर्डरिंग फंक्शन की तरह काम करना चाहिए, जो ट्रू रिटर्न करे अगर उसके पहले आर्गुमेंट को क्यू में उसके दूसरे आर्गुमेंट के बाद ऑर्डर किया जाना चाहिए। काउंटरेट्यूटिवली ए लेस देन भी रिटर्न करने से मैक्स हीप बनता है, जबकि ए ग्रेटर देन भी रिटर्न करने से मिन हीप बनता है। चलिए एक कस्टम फंक्टर बनाते हैं जो मुख्य रूप से प्रायोरिटी अंडरस्कोर लेवल हाईएस्ट फर्स्ट के हिसाब से टास्क को ऑर्डर करता है और टाई होने पर डेडलाइन अंडरस्कोर एमएस अर्लीएस्ट डेडलाइन फर्स्ट का इस्तेमाल करके उसे सुलझाता है। यह C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कस्टम कंपैरिजन फंक्शन के साथ प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करके टास्क शेड्यूलर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यह टास्क्स को सबसे पहले उनके प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से सॉर्ट करके शेड्यूल करता है, जिसमें हायर नंबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, और फिर उनकी डेडलाइन के हिसाब से, जिससे यह पक्का हो जाता है कि टाई होने के केस में पास की डेडलाइन वाले टास्क्स पहले रन हों। यह प्रोग्राम क्यू में कई टास्क्स ऐड करता है और उन्हें प्रायोरिटी के ऑर्डर में प्रोसेस करता है और रन होने पर हर टास्क की डिटेल्स प्रिंट करता है। आउटपुट, यह टेक्स्ट एक प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलर द्वारा मैनेज किए जाने वाले रियल टाइम टास्क्स के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को दिखाता है।
ये ऑपरेशंस के एक सीक्वेंस को डिस्प्ले करता है जिसमें कंट्रोलर इनपुट को प्रोसेस करना, फिजिक्स स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना, यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को रेंडर करना और ऑडियो बफर्स को स्ट्रीम करना शामिल है, जो सभी उनके प्रायोरिटी लेवल्स और स्ट्रिक्ट डेडलाइन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हैं। अप्रोच टू मॉडर्न C++ लैम्डास और क्लास और क्लोजर टाइप्स। कभी कभी सिंगल यूज प्रायोरिटी कंपैरिजन के लिए एक एक्सप्लिसिट नेम्ड स्ट्रक्ट बनाना अननेसेसरी लगता है। C++11 और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हमें इनलाइन लैम्डा फंक्शंस को सीधे कस्टम कंटेनर्स में पास करने की परमिशन देते हैं। हालांकि चूंकि एक लैम्डा एक यूनिक एनोनिमस क्लोजर टाइप जनरेट करता है, जैसा कि चैप्टर 9.4 में बताया गया है, हमें डेकल टाइप का इस्तेमाल करके लैम्डा क्लोजर के टाइप को st: प्रायोरिटी क्यू के टेम्पलेट आर्गुमेंट्स में पास करना होगा और एक्चुअल क्लोजर इंस्टेंस को प्रायोरिटी क्यू के कंस्ट्रक्टर में पास करना होगा। यहां बताया गया है कि आप एक क्लीन लैम्डा ड्रिवेन शेड्यूलर कैसे लिख सकते हैं। ये C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रायोरिटी क्यू का यूज करके टास्क शेड्यूलर कैसे क्रिएट किया जाता है। ये एक लैम्डा फंक्शन का यूजर करके कस्टम सॉर्टिंग रूल डिफाइन करता है, जो टास्क्स को उनके प्रायोरिटी लेवल और डेडलाइन के बेसिस पर कंपेयर करता है। हायर प्रायोरिटी लेवल वाले टास्क्स को पहले प्रोसेस किया जाता है और अगर प्रायोरिटीज इक्वल हैं तो पहले वाली डेडलाइन वाले टास्क्स को प्रेसिडेंस मिलता है। इसके बाद कोड इस कस्टम सॉर्टिंग रूल के साथ प्रायोरिटी क्यू को इनिशियलाइज करता है, कुछ सैंपल टास्क्स ऐड करता है और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी टॉप प्रायोरिटी टास्क का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है। C++20 टिप C++20 से शुरू करते हुए स्टेटलेस लैम्डास यानी बिना कैप्चर क्लॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले लैम्डास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि C++20 में आप सिंपली लिख सकते हैं std: प्रायोरिटी क्यू ऑफ टास्क, std: वेक्टर ऑफ टास्क, डेकल टाइप ऑफ टास्क कॉम्प शेड्यूलर, बिना कंस्ट्रक्टर में टास्क कॉम्प को एक्सप्लिसिटली पास किए। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न STL एल्गोरिदम्स के साथ लो लेवल हीप मैनिपुलेशन। std प्रायोरिटी क्यू एक कन्वीनियंट कंटेनर रैपर है, लेकिन इसका स्ट्रिक्ट इंटरफेस अंडरलाइंग एलिमेंट्स को छुपाता है। आप इसके कंटेंट्स पर इटरेट नहीं कर सकते, टास्क को इन प्लेस मॉडिफाई नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरी इंडेक्स पर एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते या एक सिंगल कॉल में कंटेनर को क्लियर नहीं कर सकते। जब डायनेमिक वर्क स्टीलिंग क्यूज जैसे लो लेवल हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स बिल्ड करते हैं तो हम अक्सर कंटेनर एब्स्ट्रैक्शन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इसके बजाय हम STL एल्गोरिदम फैमिली द्वारा सीधे ड्राइव की जाने वाली रॉ std वेक्टर स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे std मेक हीप, std पुश हीप, std पॉप हीप और std सॉर्ट हीप। आइए देखें कि ये फंक्शंस अंडरलाइंग एल्गोरिदम से कैसे मैप होते हैं। यह टेबल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हीप एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस और इंटरनल मैकेनिज्म को आउटलाइन करती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड मेक हीप, जो फर्स्ट और लास्ट इटरेटर्स लेता है, फ्लॉयड्स एल्गोरिदम का यूज करके बिग O ऑफ n लीनियर टाइम में इन प्लेस ट्री कंस्ट्रक्शन करता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पुश हीप डीरेफरेंस्ड लास्ट -1 पर लोकेटेड एलिमेंट को बबल अप करता है, जो बिग O ऑफ log n टाइम में रन होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड पॉप हीप डीरेफरेंस्ड फर्स्ट पर रूट को डीरेफरेंस्ड लास्ट -1 वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करता है और बबल डाउन करता है, जिसमें बिग O ऑफ log n टाइम भी लगता है। फाइनली स्टैंडर्ड सॉर्ट हीप को एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करने के लिए पॉप हीप को इटरेटिवली कॉल करता है, जो बिग O ऑफ n log n टाइम में रन होता है। कंप्लीट सिस्टम एग्जाम्पल रॉ हीप एल्गोरिदम्स के साथ डायनेमिक टास्क बफर। आइए एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करें जहां हम कंप्यूटेशनल वर्कलोड का एक डायनेमिक एरे मेंटेन करते हैं। हम O ऑफ n कंस्ट्रक्शन का यूज करके इनिशियल हीप बिल्ड करेंगे, डायनेमिकली वर्क इंसर्ट करेंगे, टास्क प्रायोरिटीज को अपडेट करेंगे और बफर को ड्रेन करेंगे। यह C++ प्रोग्राम दिखाता है कि कस्टम टास्क स्ट्रक्चर्स के कॉन्टिग्यूअस कंटेनर पर हीप एल्गोरिदम का यूज करके एक डायनेमिक प्रायोरिटी क्यू को कैसे मैनेज किया जाए। यह टास्क के एक अनसॉर्टेड कलेक्शन को इनिशियलाइज करता है, इसे एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करता है, एक नया टास्क इंसर्ट करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को एक्सट्रैक्ट करता है और दिखाता है कि कैसे एक एग्जिस्टिंग टास्क की प्रायोरिटी को इन प्लेस अपडेट किया जाए और उसके बाद हीप स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाए। std पॉप हीप पिटफॉल को समझना। ऊपर लाइंस 42 से 46 पर ध्यान दें। रॉ STL हीप ऑपरेशंस सीखने वाले डेवलपर्स के लिए एक कॉमन बग std पॉप हीप को कॉल करना और ये मान लेना है कि एलिमेंट कंटेनर से रिमूव हो गया था। यह प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक हीप स्ट्रक्चर से हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम को रिमूव करने का सही सीक्वेंस दिखाता है। यह एक कॉमन मिस्टेक
जो कंटेनर का साइज रिड्यूस किए बिना सिर्फ टॉप आइटम को कंटेनर के एंड में शिफ्ट कर देती है, उसे सही टू स्टेप मेथड के साथ कंपेयर करता है। प्रॉपर अप्रोच के लिए सबसे पहले टॉप एलिमेंट को कलेक्शन के बैक में मूव करना, उसकी वैल्यू रिट्रीव करना और फिर आइटम को रिमूव करने और मेमोरी लीक्स से बचने के लिए कलेक्शन को एक्सप्लिसिटली श्रिंक करना जरूरी है। यह पैटर्न आपको अपने डायनेमिक मेमोरी बफर्स पर कंप्लीट कंट्रोल देता है। क्रिटिकल फ्रेम एग्जीक्यूशन लूप्स के दौरान रियल टाइम मेमोरी एलोकेशंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए आप वेक्टर रिजर्व का यूज करके मेमोरी को प्री एलोकेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, कॉम्प्लेक्स रिलेशनल स्ट्रक्चर्स को वेक्टर्स में फ्लैट करना। इस पूरे सेक्शन में हमने देखा है कि कैसे इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग एक हायरार्किकल ट्री को एक कंटिन्यूअस वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करती है। यह पैटर्न मॉडर्न कैशे फ्रेंडली एल्गोरिदम डिजाइन के लिए सेंट्रल है। विचार करें कि हमने क्या अचीव किया है। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी में बाइनरी ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। पहला मेथड ट्रेडिशनल नोड्स और पॉइंटर्स का यूज करता है, जिससे फ्रेगमेंटेड मेमोरी एलोकेशन हो सकता है। दूसरा मेथड ट्री को एक कंटिगुअस फ्लैट एरे में स्टोर करता है, जहां कैलकुलेटेड इंडेक्स ऑफसेट्स का यूज करके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स इम्प्लिसिटली डिटरमाइन होती हैं। हमने हीप एलोकेशन पॉइंटर्स को सिंपल मैथमेटिकल इंडेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस 2i+1 2i+2 से रिप्लेस कर दिया है। यह कॉन्सेप्ट बाइनरी हीप्स से काफी आगे तक जाता है। जैसे जैसे एल्गोरिदम्स स्केल अप होते हैं, पॉइंटर हैवी ग्राफ मॉडल्स जैसे कि स्ट्रक्ट नोड, जिसमें नोड पॉइंटर्स नेबर्स का एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता है, मॉडर्न मल्टीकोर प्रोसेसर्स पर सीवियर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स का कारण बनते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टेड ग्राफ्स, स्पार्स मैट्रिसेस और मेश टोपोग्राफीज जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनल स्ट्रक्चर्स को पैक्ड लेआउट रिप्रेजेंटेशंस जैसे कि कंप्रेस्ड स्पार्स, रो या CSR फॉर्मेट्स या सिंगल वेक्टर एडजेंसी स्ट्रक्चर्स का यूज करके कॉन्टिगुअस एरेज में फ्लैट कर दिया जाता है। यह डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ए फ्लैटेंड एरे फॉर्मेट का यूज करके डायरेक्टेड ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यह नोड्स और उनके कनेक्शंस को 2 सीक्वेंशियल लिस्ट्स में मैप करने के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां वन लिस्ट हर नोड के नेबर्स के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग बाउंड्रीज को डिफाइन करती है और अदर लिस्ट एक्चुअल टारगेट नोड्स को ए सिंगल कंटिन्यूअस सीक्वेंस में स्टोर करती है। टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को फ्लैट कॉन्टिगुअस वेक्टर्स में मैप करके हम अचीव करते हैं CPU L1 या L2 डेटा कैशेज के लिए परफेक्ट स्पेशल मेमोरी लोकेलिटी, पॉइंटर वैलिडेशन ओवरहेड से फ्री डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन पासेज, और GPUs जैसे हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स पर मैसिव पैरेलल एक्सीलरेशन के लिए रेडी डेटा स्ट्रक्चर्स, जहां डायनेमिक पॉइंटर चेसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब जब हमने देख लिया है कि डायनेमिक इम्प्लिसिट ट्रीज को फ्लैट वेक्टर्स में कैसे बदला जाए, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि पूरे ग्राफ्स को लीनियर वेक्टर्स में कैसे फ्लैट किया जाए और मेमोरी एफिशिएंट पाथफाइंडिंग एल्गोरिदम्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए।